नमस्कार, मैं हूँ रेनू सकलानी। स्वागत है आपका अमर उजाला की ये खास सीरीज छाप में। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं और कुछ उन्हें मरहम बनाने का हौसला रखते हैं। छाप की इस कड़ी में आज हमारी मेहमान एक ऐसी ही प्रेरणा है। टीबी रोग का नाम सुनकर जहाँ लोग दूरी बना लेते हैं, वो टीबी से पीड़ित बेटियों की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेकर आई। सामाजिक तिरस्कार और कठिनाइयों के थपेड़ों के बीच उन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन संवारने का भी संकल्प लिया। हेमलता बहन, ये नाम हालांकि उत्तराखंड में आज परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन हेमलता बहन कैसे बनी, आज हम आपको उनकी कहानी से रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। आपका व्यक्तिगत जीवन तो था ही चुनौतीपूर्ण, लेकिन फिर दूसरे के जीवन की चुनौतियां भी अपने सिर पे लेना। टीबी रोग कैसे आपने हिम्मत जुटाई, क्योंकि लोग इसको एक ऐसी बीमारी, छुआछूत की बीमारी मानते हैं। कैसे साहस जुटाया आपने? दरअसल जब मैं देहरादून आई टिहरी से, देहरादून मुझे भेजा गया जोगी वाला बद्रीपुर में सांदे द्वीप करके एक सेंटर बनाने की बात की पर्वतीय जन कल्याण समिति के माध्यम से। तो एकदम शहर मेरे लिए पहली बार, बहुत बड़ा शहर में आना, 2000 में राजधानी बन गई है देहरादून, एक थोड़ा मेरे लिए अद्भुत सा था। लेकिन जब हेल्थ कैंप कर रहे थे हम बुजुर्गों के, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो मैंने गांव में नहीं देखी। सबसे पहले 8 साल की बच्ची का रेप मेरे सामने आया था, जो माजरी क्षेत्र में हुआ था, और उसके लिए फिर हम सब लोग महिला मंच और सब लड़े थे। उसके बाद क्योंकि उसका बयान नहीं हो पा रहा था, सो पहला झटका कि अच्छा इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। तो फिर उसका खैर बाद में बयान हुए, सारा उसके समाधान भी हुआ, कौन था उसको मिला भी, पनिशमेंट भी मिल गया। ये करते हुए मैं गांव में घूम रही थी, ये मेरी आदत भी है शायद। मैं बस्तियों में घूमने लगी, दीपनगर इधर, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम से जुड़ी रही हैं, तो वहाँ की भी एक चीज़, ये हमेशा मैंने गणित अपने बना के रखी कि जिस भी नए क्षेत्र में आप जा रही हैं तो उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानकारी रखें। आप देखें कि वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ महिलाओं का वर्कलोड क्या है, वहाँ फसलें कैसी हैं, वहाँ रहन सहन कैसा है, तो वहाँ के हालात कैसे हैं, ये सब देखने की वजह से मैं बस्तियों में घूमने लगी। ये घूमते घूमते हेल्थ कैंप भी कर रहे थे, तो मेरे सामने टीबी पेशेंट भी बहुत आए। ये टीबी पेशेंट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि खांसी हो रही है आपको, बुखार आ रहा है, और आप अनुमानित है हम लोग उससे पहले HIV टीबी पर अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे थे। स्टेट टीबी सेल के साथ में हम लोग उस वक्त भी कर रहे थे। डॉक्टर ममगाई हुआ करते थे और डॉक्टर टोलिया डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हुआ करते थे, ये सब लोग। तो अवेयरनेस में उनके नारे वारे बनाना, ये सारा सा, तो इस बहाने फील्ड में भी जब हम जा रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी। तो वहाँ मुझे जब ये रोगी मिले तो मैं डॉक्टर टोलिया से बात की। मैंने कहा सर, मैं ना कुछ रोगियों को ला रही हूँ जिनमें मुझे अनुमानित टीबी के लक्षण लग रहे हैं, तो अगर आप जाँच कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा जल्दी कर दें क्योंकि ये सब दिहाड़ी मजदूर वाले। सो ऑटो बुक किया, वो टाइम था जब आपको कोई पैसा नहीं मिलता, ये कोई नहीं था। ऑटो बुक किया, सीधे ले गई मैं, डालन वाला में बैठते थे टोलिया जी, तो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस, और वहाँ उनकी जांच कराई। उनको तुरंत मतलब आध पौन घंटे में हम सब वापस आ गए। 8-10 मरीज को लेके गई थी, उनमें से जो पॉजिटिव हुए उनके बॉक्स मेरे यहाँ आ गए। उस वक्त दवाइयाँ थोड़ा ज़्यादा संख्या में मिलती थी, अभी थोड़ा कम है। तो और बॉक्स आए तो हमें ट्रेनिंग चूँकि मिल चुकी थी, अवेयरनेस का हम कर ही रहे थे, फिर मैं डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में देना मैंने शुरू किया। और इसके बारे में मैंने जरा भी नहीं सोचा कि ये इन्फेक्शन मुझे हो सकता है या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ ये दिखता था कि रोगी है और उसके साथ स्टिग्मा है, लोग भेदभाव कर रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म करा जाए। ये तो तभी होगा जब हम लोग आगे आएंगे। सो इसको करते हुए, और लड़कियों पर मेरा ज़्यादा ध्यान पहले भी रहा है, आज भी है। तो लड़कियों पर इसलिए क्योंकि वो कल माँ बनती हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी मेरी बेटियाँ यहाँ पर हैं जिनकी शादी वादी हो गई लेकिन वो पनपी नहीं,
वो एक घुन की तरह, वो पतली दुबली, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो एक स्वस्थ होने के लिए अगर टीबी मुक्त होने के बाद वो अच्छा खान पान उसको मिल जाए टीबी के दौरान भी, तो वो एकदम मुक्त होगी और स्वस्थ होगी और उसका भविष्य भी अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा। जब आपको पता चला कि इनके साथ ये जो टीबी से ग्रसित हैं, तो किस तरह का भेदभाव, किस तरह की चीज़ें, चुनौतियाँ आप उनके सामने देख रही थी? चाहे वो सामाजिक स्तर पर, एक तो वो लड़ रही थी बीमारी से, लेकिन सामाजिक स्तर पर किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने दिख रही थी आप? सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती तो घर से ही शुरू होती है। किसी को बताना नहीं और किसी के सामने ये नहीं कहना कि मुझे ये दिक्कत कुछ भी ऐसी हो रही है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे ये हो रहा है। तो आप सोचिए, बहुत ज़्यादा बुखार है, बच्चा उठ नहीं पा रहा, उसका वजन कम हो गया है। बेटियों को खास तौर से मैं बता रही हूँ, जो बड़े हैं। कोई ऐसा केस आपने देखा जिसने भावुक किया हो आपको, लड़कियों को इस तरह देख के, या पारिवारिक तौर पर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा, कुछ ऐसी स्थिति लगी? बहुत सारे परिवारों में ऐसा हुआ है, नाम लेना संभव नहीं होगा। अधिकांशतः अगर मैं मतलब हम लोग जब पोषाहार देते हैं ना, मैं आपकी बात को थोड़ा रोक रही हूँ, तो उस वक्त लास्ट में मैं लिखवाती हूँ, कुछ मेरे क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें उनके बारे में होता है, जिसमें जब टीबी, जिस दौरान आपको टीबी हुई तो क्या क्या परेशानियाँ हुई, जब आपने दवाई शुरू की तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको लगे, जब आप दवाई खा रही थी उस दौरान आपको परिवार वालों का व्यवहार कैसा था। ये मैं पहले कर चुकी होती थी क्योंकि मुझे मालूम था ये स्थिति हो रही है, करते आ रहे थे हम लोग, मिलते आ रहे थे। और ये भी मुश्किल है कि बेटियां रहना तो घर में ही था, कोई भी रोगी या रहेगा तो घर में ही। कई लोगों का खाने बर्तन अलग हो गए थे, इस तरीके का भी कर दिया था। और तो और उन जो जिन चीज़ों से आपकी टीबी फैलती नहीं वो चीज़ भी आपने कर दी है। ऐसे बहुत सारी भावुक मेरे बच्चियों के लिए खास तौर से आए, गालियां देना उनको उल्टा, एक तो वो पड़ी हुई है ऊपर से ये गरीबी ना, जो रोटी भी एक बड़ा मुद्दा होता है। जिस घर में 2-3 बच्चे होंगे, मजदूर आदमी है, कैसे उसको खिलाएगा पोषाहार, कैसे डाइट देगा। ये विचार 2000 में आ गया था मुझे कि मुझे इनको इस दवाई के साथ अगर डाइट भी दे सकती कितना अच्छा होता। चलते चलते मतलब हर जगह पर मुझे लग रहा था एक और काम हो रहा था जो समाज को हमें, आप कह रही हैं कि मतलब लोगों का भेदभाव कैसा, इस भेदभाव को तोड़ने के लिए थोड़ा सा एक और काम जो हमें पोषाहार में लगा कि पोषाहार देने में आप आगे आ जाएंगे, लेने में दवाई, परामर्श, आपकी जांच और उसके साथ पोषाहार, कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। आपको कोई सुनने वाला नहीं है टीबी रोगी को। आप अभी भी देखिएगा बहुत सारी जगहों पर, आप कभी अध्ययन करें जरूर पाएंगी, कोई बात करने को राजी नहीं होता। उसको कौन सुनेगा? वो किन हालातों से गुजर रही है, उसकी आर्थिक हालात कैसे हैं। वो कहीं काम करती थी, उसका बिल्कुल ठप हो गया, उसका जेब खर्च, उस लड़की के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, वो सब खत्म हो गया। उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और तो सब ठीक ठाक है, मेरे साथ की लड़कियां तो बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हो गई। और भी बहुत सारी घरेलू हिंसा की चीजें भी साथ में आती, जहाँ एक साथ बहुत सारी दिक्कतें सामने फेस लड़कियां कर रही थी, लड़के भी कर रहे थे। एक मजदूर था यहीं हमारा, मैं तो उसका नाम हर जगह लेती रहती हूँ, अवधेश, आज तो बहुत शानदार है बच्चा। तो मैं उसको कहती थी, मैंने कहा कभी भी तुझे तकलीफ लगेगी ना मुझसे मिलना। बद्रीपुर में रहती थी मैं, सांदेदीप करके सेंटर था। तो वो ऐसी मेरी आदत भी है कि जैसे कहीं से गुजरूं तो भैया, मजदूर लोग हैं तो भैया अगर किसी को कोई तकलीफ होगी ना तो मुझे बता देना, खांसी वांसी आ रही होगी, टीबी का खास तौर से हम देखते हैं, ऐसा बोलते हुए चली जाती थी। तो अवधेश को सच में शिकायत हो गई, तो उसका जांच कराया तो पॉजिटिव आ गया, टीबी हो गई। वो यहाँ दिहाड़ी करने आया था बाहर से, तो एक कमरे पर रहता था, कमरे वालों ने उसको भगाने का कर दिया, लेकिन चूंकि हमारा संपर्क था आना जाना, तो मैंने कहा उसको भगाना नहीं है, उसके कमरे में थोड़ा सा साफ सफाई का उसको वो खुद रखेगा ध्यान। अब किराए की समस्या होगी, कैसे हो जाए। तो 1 महीना किसी तरह उसने काटा, जो उसकी बचत रही होगी उसका करा हुआ। तो कहता मैम अब क्या करें। मैंने कहा सब्जी बेच सकते हो क्योंकि उसमें बोझ नहीं उठाना। कहता हाँ बेच लूँगा। तो 1-1.5 महीने में वो इस लायक हो गया कि साइकिल में सब्जी मंडी से सब्जी ले आए और वहाँ बेचे। हमारा एक समूह चलता है, समूह हमारा हमेशा चलता है, तो समूह चलता था, उससे 3000 रुपये उसको दिला दिए और वो बेचता रहा और महीने में 500 ऐसा करके 250 ऐसे लौटाता रहा। वो उसके साथ शर्त नहीं थी कि आराम से देना पर लोगों का वापस करना।
वो करने लगा और आप ताज्जुब करेंगी वो काम उसका बहुत बढ़िया चल निकला। काम चल निकला तो उसने और बड़ी दुकान शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे, और वो दवाई भी उसके ठीक चले। अब जब वो पॉजिटिव, इसमें हमारा जो माइंड है जो वो निगेटिव होने लगता है, नकारात्मक होने लगता है, निराश होने लगता है। तो ये एक बड़ी चीज है। और ये कब ठीक होगा? जब हम बात करें, जब कोई उसके बारे में, उसके गुणों की भी बात करेगा, उसके दुख की बात भी करेगा, उसको लगेगा कि मुझे भी कोई सुन रहा है। या हर कोई हिकारत ही करेगा तो कैसे होगा? कोई पड़ोस वाला उधर से जा रहा है, अरे उसकी तरफ मत देखना वो टीवी का है, अरे अपने बच्चों को वहां मत भेजना वो टीवी का है। ये अभी भी है। आप बहुत पढ़ लिख गए हैं, आपने बहुत अच्छे आधुनिक ड्रेसअप होते हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं उस टाइम पर डॉक्टर्स की भी मेंटेलिटी ऐसी थी कि वो भी भेदभाव आता था। कुछ लोग वो रहे हैं समाज में, हमेशा ही रहेंगे शायद, तो ऐसा उनके साथ भी होता था। तो ये सब चीजें जो थी वो मुझे बहुत और मजबूत कर रही थी कि नहीं, मुझे इसमें करना है और इसको मुझे अच्छे से पकड़ना है। और इसका एक शानदार उदाहरण भी मैं आपको दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि जो मेरा गांव है रांसी उकीमठ, वहाँ पर जो भगवती है रांस माई, तो मधमेश्वर घाटी में, वो मंदिर में चंद्रमा को एक युग में क्षय रोग हुआ था। अच्छा। और उसने तपस्या की थी वहाँ रांस माई की। अच्छा। और वो टीबी मुक्त हुआ था, क्षय रोग मुक्त हुआ था। ठीक, जब 2013 में या 12 में TSDC, मैं क्या कर रही थी, मैं एक और काम कर रही थी कि जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है ना, तो उसको अपलोड करती थी फेसबुक पर। अच्छा। कि ऐसा क्यों? मुझे लगता था कि यही हमारी स्ट्रेंथ होगी, हम इसको जितना बातचीत लोगों के सामने लाएंगे उतना स्टिग्मा कम होगा और मेरे बच्चों का हौसला बढ़ेगा कि हाँ मुझे टीवी थी, या आज हमने क्या खाया, या मेरी कहानी कोई बता दी, या उसने स्कूल का बताया कि मैंने आज ये अच्छा काम किया, या उसने बताया कि मैम ऐसी घटना हुई हमारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं होना चाहिए और लड़कियों को कैसे अलर्ट रहना चाहिए। ये इतना खूबसूरत समय हमारा होता था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो एनर्जी, वो लड़कियों से आप मिलेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि हाँ उनमें क्या बात। तो ये चीज़ एक बढ़िया चीज़ रही। और तब उन्होंने, आप अगर ध्यान होगा, स्वर्गीय मोहन सिंह रावत गाँव से कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, चाचा जी बोलती थी मैं उनको। तो उन्होंने कहा था कि हिमलता तुम ये फेसबुक में जो डाल रही हो है तो बहुत अच्छा, पर क्या आके कभी प्रेजेंटेशन दे सकती हो TSDC में? वो अध्यक्ष थे उसमें, सेवा की। मुझे क्या चाहिए था, मैं तो लोगों से, हम लोग जन सहयोग से कर रहे थे काम। मैं तुरंत गई और मैंने कहा, हाँ 2013 की बात है, मैंने कहा मैं आई, कुछ नहीं ले गई ना, मैं कोई प्रेजेंटेशन हाथ में ले गई। मैंने बोलना शुरू किया और आधे में ही उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे रोक दिया। डायरेक्टर थे TSDC के, मिश्रा। उन्होंने कहा आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं, पर ये बताइए संस्था है? उनका नहीं, एक अभियान है हमारा, नंदा तो राजी खुशी रहे हैं, एक अभियान टीबी से मुक्ति की ओर। तो कहते हैं कि फिर हम कैसे मदद करें, हम तो चाहते हैं आपको मदद करना। तो ठीक है, मैंने कहा। तो कहते हैं संस्था बनाई। तो 2017 में बनाई, लेकिन हम 13 से लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने ये प्रेजेंटेशन में कहा था, जब मेरी बात हो गई तब चाचा जी ने, गांववासी जी ने कहा कि ये जो लड़की जिस गांव से आती है, मेरा भी ध्यान तब गया, जिस गांव से आती है वहाँ की भगवती का ये है, और मुझे ये लगता है कि ये एक आशीर्वाद है। तो ऐसा अद्भुत चीज हुआ। और फिर तो उसने मुझे बहुत शक्ति दी। मैंने कहा कि अगर तू कह रही है तो तब तो ये काम नहीं होना ही है। और सही मायनों में हमने ये शुरू भी तभी किया था, नंदा राज जाकर। मैंने कहा था मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, लेकिन ये जो तेरी बेटियां हैं, नंदाएं हैं, इनके लिए कुछ काम कर जाऊं तो ये तेरी सेवा होगी। और मेरे हाथ में, मुझे लग रहा था मेरे हाथ में ये तमगा, और मेरे मरीज के हाथ में साइक्लोसिरिन की टैबलेट आज भी नहीं है। और जब वो मार्केट से खरीद रहे हैं और कितना भटक रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्वालिटी उनको मिल रही है, क्या क्या दिक्कतें। पहले तो ये कहा गया कि साहब ये दवाई आपको मार्केट से मिलेंगी नहीं। बहुत परेशान हुए हैं लोग, बहुत परेशान हो रहे हैं। और साइक्लोसिरिन के लिए भी अब कोई चीज़ आई है, अब मुझे मालूम नहीं कितना, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि कितना कर पा रहे हैं। फिर भी मैं समझती हूँ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस देहरादून, वो लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी मैंने सुना कि खरीदने का है, क्योंकि मैं बोल देती हूँ कि ये गलत हो रहा है भाई, तुम क्या कर पाओगे, मत दो और चीज़ है।
लेकिन दवाई, लेकिन एक बात है, यदि हम ये कार्यक्रम नहीं कर रहे होते, यदि हमारा उसमें भी संवाद होता है सबसे पहली बार जैसे हम पोषाहार के लिए जाएंगे, जब चयन हो गया, सब कुछ हो गया, लिस्ट हमारे पास आ गई, हम फोन करते हैं, हमारे टीवी चैंपियन सारा काम वही संभालते हैं, तो वो फिर जब एक साथ बैठते हैं तो पहली बार में थोड़ा अजनबी लगता है। मरीज को ही लग रहा होता है मैं ही हूँ दुनिया में जो सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, लेकिन जब देखते हैं अरे 100 के 100 लोग हैं, अरे बाप रे, ऐसी स्थिति में तो तब उन्हें पता चलता है। फिर हम संवाद में बात करते हैं, ये किसी के बुराई के लिए नहीं है, एक प्रोग्राम को सफलता से चलाना, उसकी कमियों को दूर करना, ये हमारा फर्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर वो परेशान है तो आप कुछ भी ना करें, हाथ बांधे बैठे रहें, सिर्फ ये कह के ये आवाज़ लोगों के सामने नहीं जानी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे राज्य में, हमारे देश में इस वक्त। अभी आपने मुझसे बताया कि 1 साल से दवाइयों का संकट ज़्यादा है, उससे पहले भी कभी ऐसी स्थिति आई, या फिर जब दवाइयों की बात है तो किस तरह से आप मदद लेती हैं कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी आपने ली है? दवाइयों का सबसे बड़ी 2022-23 में भी एक बार हुआ, जुलाई अगस्त का टाइम था, इनके पास ये बड़ी दिक्कत आती थी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो लेटर मैं आपको दूंगी कि जिसमें हमने सुझाव भी लिखे और ये भी लिखा क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि HIV पॉजिटिव लोगों की दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं, कभी बंद नहीं होती हैं, उनका जो सिस्टम है वही सिस्टम हमें भी फॉलो करना चाहिए। टीबी में यदि दूसरे राज्य के पास है दवाई तो वो भी दे देता है, फिर जब आपका स्टॉक आता है आप उसको देते हैं, ऐसा सिस्टम होता था पहले, तो टीबी के लिए क्यों नहीं हो सकता है? तो जुलाई अगस्त की बात है, जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, दवाई नहीं मिल रही, आज यहाँ नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा परेशान जो STS होते हैं ना, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर साहब, लोग तो ऊपर बैठे रहते हैं, उन तक तो लोग पहुँचते नहीं हैं। तो ये जो फील्ड में लड़के लड़कियाँ होती हैं जो STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, इनकी जान खाते हैं लोग, या फिर हॉस्पिटलों में टीबी लैब में जो काम कर रहा बंदा कि साहब टीबी यूनिट कि साहब दवाई नहीं मिल रही, वो कहता है हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से नहीं आ रही है, हम भी क्या कर सकते हैं। ये सिचुएशन हुई तो एक पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा उस वक्त, और मैं हैरान थी कि जो उसमें काम कर रहे थे लोग, वो मुझे कह रहे थे कि दीदी ऋषिकेश में गर्मी बढ़ गई है, मतलब आप ज़्यादा बोल रहे हो, ये हो रहा है। मैंने कहा डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अगर तुम्हारे बच्चे को हो गया होता और दवाई ना मिल रही होती, कल्पना करो कि क्या होता। और उस वक्त मेरी जो पारुल है वो XDR की लास्ट उस पर थी, ठीक होने की स्थिति पर थी और दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, उसको 16 टैबलेट खानी होती थी उस बच्चे को, और 6 महीने तक इंजेक्शन लगते हैं, जगह नहीं बच। तो हेमलता बहन बनने का जो ये सफ़र है वो यहीं से शुरू हुआ, कि कैसे ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में? एक्चुअली कभी कभी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमें कोई ऐसा मिलता भी नहीं है कि जिसे हम बता सकें, और ख़ास तौर से स्त्रियों के साथ ये होता है। तो मैं जिस गांव से आती हूँ, हमारा काफ़ी इंटीरियर है और बचपन भी थोड़ा कष्टप्रद रहा है, तो मुझे ये लगा कि मुझे घर बार छोड़ देना चाहिए। एक स्थिति ऐसी आई, कई बार जंगल में भी मैं फांस खाने के लगी, मर ही नहीं पाई। कई बार ये हुआ, अरे लोगों को बाघ खा रहा है, ये हो रहा। जंगल में रहती थी मैं ज़्यादातर, भेड़ बकरियों के साथ, गायों को चराने में से, तो कभी भी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, शायद जीवन था लिखा हुआ। तो ये लगा कि कैसे मैं बाहर जाऊं, कैसे मैं इससे बाहर निकलूं और मैं कुछ करूं, ये वाला। ये इसलिए भी था कि एक टाइम पे एक प्रथा थी ना, जिस समय शादी होती है तो कुछ रुपए देके या कुछ सामान देके शादियां होती थी, वो जमाना ऐसा था। हो सकता है गरीब के बच्चे के लिए ये होता हो, लेकिन वहां तक ठीक है। जब आप किसी के घर में चले जाए और जब आपको ये कहा जाए कि आपको इतने में खरीदा है, ये सोच सकती हैं उसी समय भी शायद मेरे अंदर वो चीज़ रही होगी। बहुत पीड़ा थी मेरे लिए ये सुनना, और मुझे लगता था मैं बाहर निकलूं, कैसे बाहर निकलूं। तो महिला मंगल दल अध्यक्ष बनाई गई गांव में। महिला मंगल दल अध्यक्ष बनी तो 1 साल में चल वैजंती, दूसरे साल चल वैजंती ले आई, तीसरे साल में स्वामी मनमथन जी जो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के संस्थापक रहे, उन्होंने कहा ओ जी, और अखबार में आया होगा नाम, ओ जी उधर में कोई ऐसी महिला होंगे जो गांव की होंगे और वो फर्स्ट आए हैं, दौड़े हैं वहां पर, और उसने कुछ गाये भी हैं, ऐसे ही स्वामी जी बोलते थे, साउथ के थे।
तो उसको बुलाएंगे, बोलते हैं 8 मार्च को 88 2000, हाँ 1988 का समय स्वामी जी ने वहाँ बुलाया भुवनेश्वरी आश्रम, और उस दिन से आज तक लौटी नहीं। फिर लगा कि मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं क्या हूँ, जो भी हूँ, लेकिन ना मुझे अपने जीवन को एक इस रूप में लाना चाहिए कि मैं समान रूप से देख सकूं सबको, और सब मुझे वैसा देख सके। मुझे किसी एक व्यक्ति के नाम से न जाने। ये उस बच्चे, उस लड़की के अंदर चल रहा था जो 20-22 साल की थी, सोचिए। तो फिर मुझे गांधी जी के संपर्क वाले लोगों से मिलने का हुआ, यहाँ पर काफ़ी शिविरों में जाना हुआ, इस पर्वतीय जन कल्याण समिति के माध्यम से बाहर भी जाने को मिला। मुझे लगा कि गांधी जी ने ना सरला बहन कहा था उनको, जो हमारी वहाँ पर अंग्रेज महिला आई थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम सरला बहन के नाम से जानी जाओगी। मुझे लगा यार हेमलता बहन होनी चाहिए तो समभाव से देख सके। सो हेमलता बहन। और धीरे धीरे जब कभी कोई मुझे ऐसा कहता ना कि नहीं आपका नाम हेमलता है, बहन क्यों है, मैंने कहा आपको कोई परेशानी है, ये बड़े संघर्षों का नाम है, मैं हेमलता बहन हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ। सो एक समभाव लेने के लिए फिर मैंने ये लिया, और आज सभी उसी नाम से जानते। मैं जितना कुछ आपके बारे में पढ़ पाई हूँ, बहुत कष्ट रहा है आपके जीवन में बचपन से ही। आज का कष्ट नहीं आप झेल रही, वो आपके जीवन में बचपन से रहा है। इतनी हिम्मत, कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि, हालांकि आपने बताया कि जंगलों में गए, ऐसी स्थिति थी मेरे सामने कि मैं फांसी खाने तक हो गया, लेकिन इतना साहस कैसे जुटाया, कैसे इतनी हिम्मत, और फिर अपना कष्ट भूल के और लोगों का कष्ट देखना और उनके लिए फिर लड़ना। सच बात है, जितने हम कष्ट में होंगे ना उतने स्ट्रांग होते हैं, ये सच्ची बात है। फिर आपका जो इनर है, जो आपकी अंदरूनी ताकत है, ये बड़ा काम करती है। जब आपको ये होता है कि आपके चारों तरफ कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, तो आपका अनुशासन आपको तय करना है, आपका काम आपको तय करना है। संस्था में नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे अपने को पालना था, मुझे हाथ नहीं फैलाना था ऐसे। तो संस्था में काम करना एक तो ये थी, दूसरा ये था कि मुझे काम सीखना है, और उसके लिए श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम से बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं, कि उस वक्त का जो आश्रम था वो। तो ये जो मेरे को ये रहा दिमाग में कि हेमलता तुम ही अपनी हो, तुम ही बड़ी हो, तुम ही छोटी हो, सब कुछ तुम हो, तुम्हें करना है। क्योंकि एक टाइम पर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, उनको लगता है कि अरे भाग गई होगी, वो कुछ लोग गांव के बोलते हैं अजी शादी कर ली होगी, अजी ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, बहुत सारे होते हैं ना, एक बेटी के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। और मुझे ये हो रहा था कि मैं कैसे खुद को स्ट्रेंथ करूं, कैसे मैं खड़ी हूं, कैसे मैं काम करूं, कैसे सीखूं। आज भी मुझे अंग्रेजी बोलने में कितनी दिक्कत होती थी, तो मैं अंग्रेजी सामने उस पे शीशे पे देख के, मेरे फ्रेंड्स तो बोलते थे हेमलता अंग्रेजी अच्छे से बोलना है ना तो शीशे पे देख के सीखो, और मैं बोल रही हूँ, मैं अपना मुंह देख रही हूँ कि अच्छा मैं ठीक बोल रही हूँ। एक अच्छी बात ये थी कि मैं जहां भी जाती थी, चाहे मैं गीत गा रही हूँ, परियों का काम हो, चाहे आपके ऊखीमठ के ग्राउंड में उस वक्त धोती पहन के दौड़ने का 400-800 मीटर की रेस करनी हो, या आपका लोक नृत्य लोकगीत करना हो, तो गायन का करना हो, सब में लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे। वहाँ मुझे याद आती है, ताकत की बात कह रही हूँ, ईश्वर पर मुझे अगाध श्रद्धा है, अगाध। वो एक ताकत है, वो एक बड़ा संबल है, बड़ा मेरे लिए मेरी अंदरूनी ताकत है, और उसका बड़ा साथ भी है। तो एक गाना था सुख के सब साथी गोपी फिल्म का, दुख में न कोई। तो जब प्रोग्राम हो गया सब कुछ, तो बोला हेमलता जी एक गाना गाएंगे, तो मैंने गा दिया ग्राउंड में। ओहो वंस मोर हो गया वहाँ, इतने 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 कॉलेज के लड़कों ने इतना मेरे को वो कर दिया, कहते बाप रे कितना अच्छा गा रही हैं करके ना। तो वो उसके बाद में अभी कुछ समय पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए आशु चौहान के साथ गई थी ऊखीमठ में। तो एक बच्चा बर्तन मांज रहा था, तो उसने मुझे यूं देखा, बोला आप हेमलता दीदी हैं?
नहीं आप रांची की हेमलता हैं? मैंने कहा हाँ। कहता है आपका वो गाना मुझे याद है। मैंने कहा कौन सा? कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। यानी इतना डूब के उसको गाया होगा मैंने उस वक्त। हम भी चाहते हैं आप हमें ये 2 लाइन उसकी सुनाइए जरूर। बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। हाँ वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ ये गाना मेरे बहुत करीब है, क्योंकि वैसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, आप खुश हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप तकलीफ में होते हैं तो आप खोजते हैं कि किसको बोलूं, कैसे बताऊं। और स्वामी जी बोलते थे, स्वामी मनमंथन कहते थे किसी के सामने रोना नहीं है, वो कहते थे अलग रोइए आप। और वही मैंने किया भी। आप कहीं भी देखिए मुझे हंसते हुए पाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी जब उम्र थोड़ा बढ़ रही है तो तब शायद कहीं आ रहा है वो चीज, लेकिन वो आता है कि वो समय कैसा समय। जब बाहर निकली हूं तो मैंने देखा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। दुनिया में कितनी युद्ध लड़ रही हैं महिलाएं, किस किस तरीके से लड़ रही हैं महिलाएं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अभी बहुत काम कर सकती हूँ। ये भी है कि आज स्त्रियां किन किन जगहों पर किन किन मोर्चों पर लड़ रही हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है औरतों के लिए। जहां हम कहते हैं आज नवरात्रे चल रहे हैं, बेटियों को लाते हैं, पूछते हैं। मैं कई बार मीटिंग में बोलती हूँ अपनी टीवी चैंपियन की कि आप ला रहे हैं पकड़ पकड़, लड़कियों की संख्या कम है तो मिलती नहीं है ना कन्याएं, तो लाते हैं। हमारी टीवी चैंपियन भी आते, उस समय टीवी चैंपियन भी आते हैं, पैर वैर छूते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर उस लड़की के साथ कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, कोई ऐसा रोग लग जाए, तब आप धिक्कारते हैं। तो ये कैसी पूजा है भाई? एक ही चीज करिए, अगर बेटी देवी मानते हैं तो मानिए, वो आखिर तक रहेगी। कैसे बदल जाएगा ऐसा कि मैं एक बार उसको माँ बोलूं और उसके बाद मैं उसको मानूं नहीं? तो ये एक है, और इसलिए गीत जो आप जो गीत तो गीत बहुत गीत हैं ऐसे तो, पर जो पहला गीत था उखीमठ में एक बहू के रूप में जो मैंने गाया था, जो किसी को अंदाजा भी नहीं था, यहाँ भी किसी को पता नहीं था, सब जानते हैं मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है करके। तो वो गीत इसलिए मेरा था, और उसने लोगों के अंदर बहुत दिल, बहुत अंदर तक छू। ठीक है, अगर जितना भी गा पाऊंगी। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान खो। वाकई गीत कुछ ऐसे होते हैं जो आपको यकीनन वो शक्ति देते हैं, बिल्कुल वो ताकत देते हैं, और आप आगे बढ़ने का वो फिर से वो जज्बा, हौसला आप जो है बना पाते हैं। हेमलता जी, हर व्यक्ति का एक अपना निजी जीवन भी होता है। आपका बचपन जितना कुछ हमने जाना है वो कष्ट में ही रहा है, लेकिन क्या प्रेरणा रही है बचपन से? किसे आपने देखा या परिवार कैसा रहा? बहुत अच्छा कह सकती हूँ आज के युग में जो मैं देख रही हूँ लोगों को, क्योंकि गरीब परिवारों में समस्याएं, तनाव तब भी बढ़ जाता है जब आर्थिकी अच्छी नहीं होती। कोई अपने लिए कमी नहीं चाहता, कोई परिवार नहीं चाहता बच्चे के लिए कम करना, लेकिन कहते हैं ना जो सबसे कमजोर होता है उसके लिए थोड़ा कम चल जाएगा, और बेटियां तो अक्सर ही ऐसा है। लेकिन जो परिवार जिया है, जो गांव जिया है, जो जंगल जिए है, वो सबसे बड़ी ताकत है। मतलब हम जंगल जा रहे हैं, घास को जा रहे हैं, और हम खिलखिलाते हुए जा रहे हैं, पता चला कि क्या कहते हैं किसी लड़की के साथ कोई बात भी हो गई तब भी, या कोई घटना ऐसी आ गई, या घर में कोई तनाव भी हुआ, या झगड़ा बहस हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज है। लेकिन वो जो मस्त जीवन था, जंगलों से प्यार था, जंगलों के साथ में रहना, इसीलिए आपने सुना होगा कि जिसने भी लिखा है कि गौरा देवी अपने जंगल को मायका कहती थी, और मैं भी मानती हूँ इस बात को, क्योंकि वहां जाके मस्त मलंग जिसे कहता है ना महिलाएं, आप लकड़ी को गए मान लीजिए हम, तो 1 घंटे में हम लकड़ी का काम करते थे, लेकिन 1 घंटा हम मस्त रहते थे। किसी के सिर में दर्द हो रहा था, सिर दबा दिया, किसी कोई नाश्ता लेके आया तो नाश्ता खा रहा है, किसी की दराती को धार देनी है तो वो काम हो रहा है।
किसी का सुख सुन रहे हैं, किसी का दुख सुन रहे हैं, किसी की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई आया था गांव में नया ऐसा आदमी अजीब सा, तो उसका किसी यात्री की बात कर रहे हैं। ये मस्त हम वहाँ होते थे और खूब वो जो टाइम होता है वो बहुत एनर्जेटिक, उसकी ऊर्जा बहुत होती है। इसलिए जिन लोगों ने पहाड़ नहीं देखा, देखना तो अलग बात है, जिन्होंने पहाड़ को नहीं जिया ना, उन्होंने बहुत बड़ी कुदरत की देन को नहीं देखा। वो चाहे बर्फ देख लीजिए आप, गिरता हुआ बर्फ में हम जब घास के लिए जा रहे हो, लकड़ियां संभालने जा रहे हो क्योंकि भैया कल से तो पूरा बंद हो जाएगा, और या फिर हम गधेरे में जा रहे हो, बरसात के टाइम पर नहा रहे हो, भाई जंगल में पशुओं के साथ गए हैं आनंद से, 3-4 महिला इकट्ठी हुई, उसने भैया मेरे गाय देख लेना, और हम चले गए और गधेरे में नहा धो के अपने कपड़े सुखा के हम आ रहे हैं। ये जो सहजीवन, जो जिसमें हमारी कोई एक दूसरे से कोई अपेक्षा ही नहीं थी, बस खुश थे हम सब, वो जो खुशी के पल है वो हमारी ऊर्जा के पल थे। आज भी जब घर जाती हूँ तो मुझे वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। छोटी सी गाय ने बच्चा दिया है, छोटी छोटी गाय होती है ना हमारे यहाँ, और उस बच्चे को लेके घर में कितना कोहराम मचा रहता है। कहते दूध नहीं पी रहा है, लो भाई इसको बोतल में दूध देना है, इसको ये करना है, कैसे उसको लाना, उसको जहाँ पर हम रह रहे हैं उसी के बगल में उसको रखना है, गौशाला के किनारे पर, बार बार देखना है। थोड़ा सा बड़ा होता है वो तो केयर करने का जो चीज़ है, वो बकरियों के बच्चे हैं। अच्छा, आज तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, कोई भी सवाल हो, तो आज आप उस परिपक्वता के साथ उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि एक लड़की जो इस परिस्थितियों से गुजर कर आई है, उसका बचपन में उसका क्या सपना था, वो क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, उसने क्या इस जीवन की कल्पना की थी कि वो एक दिन इस तरह का जीवन जिएगी, उसके क्या सपने थे? नहीं, इतनी भी मैं वो नहीं थी समझदार की, 16 साल की तब। तो ये समझिए एक समस्या होती थी, बहुत होती थी, जो उस वक्त कि हम स्कूल से आ रहे हैं तब हमें कूटने के लिए दिया जाता था कि भाई कूटो, अब ये तभी मिलेगा खाने को जब कूट के रखोगे। सबकी बारी लगती थी, मैं भी उनमें से एक। सपने तो मेरे बिल्कुल वही खूबसूरत सपने जैसे आज लड़कियां देखती हैं वही थे। एक सुंदर सा घर होगा, एक सुंदर सी जगह होगी, एक सुंदर जो है जीवन होगा, और मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, बहुत अच्छे से काम करने का तो आया नहीं उस समय, वो समय ही नहीं था वो सोचने का। एक जो अल्हड़ जीवन होता है ना, वो जीवन होता है 15, 16, 17, वो था, उसमें कहीं ये चीज़ नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माँ पापा जो है खादी ग्रामोद्योग में काम करते थे, और माँ पढ़ाती थी, और परमावाला शहजादपुर में, और क्या कहते हैं, पढ़ाती थी, माँ पढ़ाती थी। तो मेरा ननिहाल नैनीताल है, तो ये सब था। और फिर उनको सूट के बदले कपड़ा मिल रहा है, बड़ी खुश होती थी। जो उनको चॉइस है वो कपड़ा लेती थी, किसी को कुर्ते का कपड़ा चाहिए, या किसी को लेडीज चाहिए, या किसी को तौलिया चाहिए। तो मैं देखती थी यार कितना अच्छा है, ये काट के ला रहे हैं, फिर इनको दे रहे हैं, घर में काट रहे हैं बड़े मजे से, जैसे जैसे टाइम मिलता है। शायद इसका भी बड़ा असर हो। फूलों का मुझे बहुत शौक है, तो वहाँ मम्मी पापा के खूब लगाए रहते थे, फूल उगाए तो रहते मतलब थे। एक आम लड़की जो सोच, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट, कौन सा था वो जिंदगी का, ऐसा कौन सा पड़ाव आया जब आपने अपनी एक अलग यात्रा चुनी? अलग यात्रा तो इसलिए चुननी पड़ी, एक समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे साथ कोई, वो परिस्थिति थी या आपका चुनाव? वो परिस्थिति थी। जब एक लड़की को आप ये वो कराए कि हमने आपको इतने में लिया है, अरे आपको कुछ भी नहीं आता, सच में नहीं आता था, क्योंकि पहाड़ में रही नहीं थी तो मुझे काम नहीं आता था। पर क्या करूं, शरीर बहुत सुंदर था, ठीक थी, कुछ भी खा लिया, कुछ भी, किसी ने गाली भी दी तो ले लिया, ऐसा नहीं थी। रोए थोड़ी देर के लिए, फिर अपना आ गए। मुझे लग रहा था कि अगर यही जिंदगी होनी है तो मुझे निकलना चाहिए, जो मेरी परिस्थिति के आधार पर मुझे निकल जाना चाहिए। और ये एक बड़ा रिस्क था। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम चूंकि मुझे रास्ता दे चुका था, तो और घर में बताया, अच्छा, और जाने के बाद जो पैसे आपने मुझे कभी दिए होंगे, मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहती, उसके बदले 5,000 दिए, और लिख दिया एक पत्र कि ये तो रकम थी, अब
ये सोच थी उस समय, सोचिए वो 18-20 साल की लड़की। ये तो मैंने और ये मैंने कभी मम्मी पापा या किसी को नहीं बताया, जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि वो अपने घर में थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बच्चों के साथ थे, भाई बहन। तो ये पत्र लिखा मैंने, ये पत्र ससुराल वालों को लिखा और ये लिख दिया, और मैंने कहा कि ब्याज में मेरी जिंदगी, ये समझ लीजिए। और वो मैंने दिया। उसके बाद वो लोग भाग भाग के मेरे गांव गए, मेरी माँ लोगों को भी भड़का दिया, फिर वो भी बहुत नाराज हो गए। मैंने कहा अब जब कदम बाहर निकाला तो अब तो वापस नहीं, और कई सालों तक नहीं आई। और बाद में मुझे डर लगा। आश्रम जब आई तो एक गुप्तकाशी के एक भाई थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप आश्रम में हैं, क्या कहते हैं, मुझे ना 1-2 दिन अपने घर पर रख लीजिएगा, मुझे आश्रम जाना है, जब मुझे वहाँ से बोला जाएगा आने के लिए तब जाऊँगी। इतना ही जान पाई थी मैं तो, क्योंकि पहले तो फंक्शन में ही आई थी, उनके घर में मैं काम कर रही थी, तो उनकी कोई आई रिश्तेदार, कहने लगे अच्छा ये नौकरानी है। मैंने आटा, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, मैंने आटा वाटा गूंदा और मैं सीधे वहाँ से निकली। और एक पड़ोस में एक घर था, मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए अपना घर किराए पे दे दीजिए, मेरे जेब में सिर्फ 300 रुपये थे, मुझे किराए पे दे दीजिए। बोलते ठीक है, कहाँ जाना? मैंने कहा आश्रम जाना मुझे, भुवनेश्वरी आश्रम, सब जानते थे आश्रम। ठीक है, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, भूखी रह लूँगी, तो 2-3 दिन भूखी रही मैं। वो लोग सोच रहे थे, आश्रम वाले जो यहाँ पर श्रीनगर में उफल्टा में जो ऑफिस था, वो सोच रहे थे कि मैंने वहाँ खा लिया, और वहाँ वाले सोच रहे थे, जिससे भाई से मैंने कहा था कि मुझे अपने घर में रखना, वो सोच रहे थे कि वहाँ खा लिया, जिनके यहाँ मैं किराए पर। लेकिन मेरे पर ना कोई बर्तन था ना कुछ था, 2 जोड़ी कपड़े थे बस, वही लेके। लेकिन तुरंत मेरे को एक साथी मिले, तो मैंने बोला, कहते हैं काली बोला मुझे, मतलब लाठी, कि तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा मुझे आश्रम जाना है। तो फिर जा, यहाँ क्या कर रही है, कहाँ रह रही है? मैंने बताया वहाँ थोड़ा रहे होंगे आश्रम के वो। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं जल्दी जाओ, ये द्विवेदी जी जा रहे हैं, इनके साथ जाओ। मैंने कहा, कहते खाना खाया? उन्होंने इतने प्यार से पूछा, मैंने बोला नहीं खाया। तो उन्होंने द्विवेदी जी को कहा कि पैसे दिए और कहा कि इसको पराठे खिला देना। और वहाँ से गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी में सीधे आश्रम पहुँचना था। उन्होंने मुझे देवप्रयाग में पराठे, एक दुकान में बैठा के 4 पराठे खा गई थी भरे हुए पराठे, भूख लगी हुई थी, और सीधे आश्रम पहुंची। बस मैंने कहा अब मैं अपनी सही जगह आ गई हूँ। फिर मुझे बात हुई मेरे साथ कि आप किस में हैं? तो उन्होंने कहा महिला मंगल दल में थी, तो इसको महिला विकास में डालना चाहिए। कोई भुवनेश्वरी महिला आश्रम के बारे में आपने पहले से सुना हुआ था? हाँ, क्योंकि वो पहले भी बुला रहे थे। अच्छा। पहले साल जब चल बजंती जीती होगी तो फिर अखबार में आया। अच्छा। फिर दोबारा जब आया तो तब मैं अति हो चुकी थी, मतलब मेरे को वहाँ पर 6 साल हो चुके थे गाँव में। तो मैं वो बर्दाश्त जो मैं झेल रही थी अंदर ही अंदर, सभी जानते हैं, और इतना वर्कलोड भी और वो सारी चीज़ें, उससे भी मैं कुछ नहीं हारती। मैं बहुत इस मामले में खूब काम कर सकती थी, बट वो जो चोट थी, एक इंसान जिसका अपना एक वजूद है, उसको अगर आप ऐसा कहेंगे, हो सकता है लोगों को सामान्य लगे, बट मुझे नहीं। वो मुझे बहुत चोट पहुंचाता था। एक गरीब की लड़की को आप ऐसा कह के कहेंगे, नहीं चलेगा। मैं मतलब अंदर से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं परिवार में सबसे बहुत प्यार से रहती थी, सबके साथ मेरा अच्छा वो था, लेकिन वो चोट जो थी वो मुझे बार बार लग रही थी, और उस चोट को मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। इस वजह से जब आप भुवनेश्वरी महिला आश्रम चले गए थे, वहाँ पे आप रहने थे, कभी मतलब एक वक्त बीत गया, 1-2 साल या लंबा वक्त रहा, कभी आया दिमाग में ऐसा कि मुझे लौटना चाहिए, या हमेशा ही रहे कि अब आगे ही बढ़े? नहीं, मुझे बिल्कुल लौटने का नहीं। और मुझे ये लगा कि क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा था कि वो किसी के गोबर साफ करेगी, किसी के बर्तन मांजेगी, और फिर घबरा कर घर आ जाएगी। रहने दो। क्या सोच थी एक लड़की के प्रति। मुझे लगा बर्तन मलने मल लूंगी, गोबर भी निकालना निकाल लूंगी, भाई वहां भी तो निकालती थी ना, यहाँ भी निकाल लूंगी, अगर यही सच है। पर इसीलिए मेरे अंदर सीखने की ललक बहुत थी। जितनी वर्कशॉप में, अगर आप पुराने देखेंगे मेरे, जितनी वर्कशॉप में गई हूँ, सबसे अच्छी फीडबैक आई, क्योंकि वो आग है अभी भी।
कि मुझे सीखना है, मैं लोगों की तरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे अभी सीखना है। जितनी भी आप चाहे उत्तर इसकी देख लें, नैनीताल एकेडमी में तमाम वर्कशॉप हुई हैं, या मध्य प्रदेश में पंचायती राज की उस टाइम पर हुई हैं, बहुत सारी आईईसी की बहुत सारी कार्यशालाएं हुई हैं। आपकी शिक्षा कैसी रही है? क्या कितना पढ़ा शिक्षा है? मेरी जूनियर तक ही रही, और वो तो शिक्षा आपकी? फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई तो की। ये भी बता दूं मैं, बड़ा अच्छे मोमेंट आश्रम में, जैसे हम आश्रम में एक अच्छी बात ये थी कि पढ़ने का भी आपको टाइम नहीं। तो जैसे आप पढ़ाई कर रही हैं, मेरी कोई साथी पढ़ाई कर रही है, तो हम भी स्टडी कर रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे, उसके बाद मैं ऐसी स्थिति में आ गई थी कि जैसे वो क्वेश्चन बताती थी और मैं उसको बताती, ए इसमें ये चीज देख तू, जैसे सामाजिक उसमें है तो बहुत सारी चीजों पर, ये वो वहां का एग्जाम्पल देखना, वहां भी तो ये एग्जाम्पल आपको दे रहा है। मतलब बताने मतलब वो मैं अंदर कहीं धारण कर रही थी उसको, क्यों? मैं जानती थी कि मुझे सीखना है। ये चीज मुझे पहले भी थी, आज भी है। तो फिर आपकी पढ़ाई उस वक्त भी मैं पढ़ना चाह रही थी, अच्छा, लेकिन नहीं हुआ, नहीं पढ़ने दिया। कहते हैं हम काम के लिए लाए हैं, पढ़ने के लिए थोड़ी लाए हैं। हो रहा था कुछ बहुत, शायद आज तो लोग को लगे कि नहीं लगे, लेकिन वो जो उस वक्त घट, और आज भी बहुत सारे लोगों के साथ घट रहा है। आज तो लोग सीधे कहते हैं मैं अपने पति के साथ चले जाऊं, लेकिन वो जो टाइम है, मुझे लगता है कि अगर वो परिस्थितियां नहीं होती तो आज मैं सीख भी। तो पढ़ने की शौकीन भी आप रही हैं? हाँ, पढ़ने की शौकीन मैं रही हूँ, और ये पढ़ने का माहौल, और जब थिएटर में यहाँ भी मैं उसी पे आने वाली थी कि आपके अंदर एक कलाकार भी है। मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है उसमें ये भी थी कि आपको क्या कलाकार बनने का शौक भी था? मुझे ना गाने का बहुत शौक था एक, और एक्टिंग का शौक था। तो मैं समझती हूँ रेडियो से मुझे बहुत प्यार था। रेडियो का मैं एक संस्मरण बताती हूँ कि जब मुझे गांव में ले गए वहाँ, तो कहते हैं कि वो क्या होता है, ज्वेलरी पहनाते हैं बहू को, कि भाई जो भी था, तो कहा कि इसको अब वापस दे दो। तो हेमलता सोच रही कि अबे ये किसका है? अच्छा ये किसी का है। मैंने कहा ठीक है वापस कर दूंगी, पर मुझे एक रेडियो दे दो। तो वो मैंने वापस की उनकी ज्वेलरी, मैं सदा से ही वैसे ही रही। और वो रेडियो जब मेरे पास आया, उस रेडियो में चाहे बिना का शिवा का गीत माला हो, चाहे वो हमारा ये यहाँ से नजीबाबाद रेडियो स्टेशन हो, पहाड़ की चीज़ें हो, चाहे तमाम वार्ताएं हों, इसने मुझे सिखाया प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन में परियां भी खूब बनी हूँ। परियां बनाते थे कि भाई डांस वांस, रामायण रामलीला हो रही है तो परी बनाओ, तो हेमलता को भी आगे खड़ा करके परी, ये माँ बोलते थे परी। और ऐसा सब होता रहता था मेरे अंदर कि मेरा बहुत होता था कि नहीं, मुझे इससे ना स्ट्रांग होता है आदमी। थिएटर ना आदमी को मजबूत बनाता है, ऐसा मैंने फील किया। बिल्कुल कि आप कोई रोल कर रहे हैं तो उस रोल में खुद को डालना। काला जी हैं, नाम भूल रही हूँ, तो काला जी के साथ एक बचुली चौकीदार इनकी कड़ी नहीं, मशाल एक प्ले कर रहे थे हम यहीं देहरादून में। उस वक्त मैं उसमें भी थी, काउंसलिंग में भी कितनी जगह जा रही थी, मैं काउंसलिंग में भी थी। उस समय लगातार बैठना होता था, क्योंकि उस समय कंचन चौधरी थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई मानव संसाधन कम है, और मुझे लगता था कि मैं आम औरत के निकट जा पाऊंगी। सोच देखिए ना, तो मैं इसलिए वहां बैठती थी। बाकी कोई आ रहा जा रहा मुझे कोई मतलब नहीं। कमला बाहर अगर लास्ट 9 बजे तक भी बैठी है, मैं 9 बजे तक बैठती थी। पुलिस वालों की ड्यूटी बदल रही, बदलने दीजिए, मैं हूँ। वो जब चली गई तब मैं भी जाती थी। ये ऐसा एक चीज बना इस तरीके से। तो वहां पर रोल के लिए मुझे कहीं फिर पढ़ने के लिए कहते थे। थिएटर में भी क्या होता है, मतलब आप पढ़ेंगी भी। और एक कुमाऊनी था, कैसे पता चला कि थोड़ा कुमाऊनी भी अंदर कुछ घुसा हुआ है। बचुली चौकीदार इनकी कर रही थी, तो उसमें मेन रोल था बचुली का। तो श्रीज डोभाल जी ने बोला कि इसको स्टडी करो, जो अच्छा सा पढ़ के दिखाए, पर इसको ना हिंदी को आपको कुमाऊनी लहजे में बोलना है। अच्छा। सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा हेमलता कर लेंगे इसको। अच्छा। तो वो लहजा हिंदी में कुमाऊनी, हाँ फिर ऐसा ही ठहरा, फिर ऐसे जाने को हुए, फिर क्या कहना हुआ,
ऐसे ही तो होता है सारा काम। मतलब वो जो लहजा है, वैसे गढ़वाली का भी वैसे ही मेरे साथ है, तो हिंदी का भी। तो ये एक अच्छी चीज मेरी हुई कि मैं इसको कर पाई। मशाल में पागल की भूमिका में थी, वो बड़ा जबरदस्त रोल था। तो काला जी ये कह रहे थे, मैं इसलिए याद आ रहा है, काला जी कहते थे कि हेमलता पूरी डूब जाती है उसमें। होना तो ये चाहिए कि डूबना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए कि मैं एक किरदार हूँ, मैं पूरी तरीके से, खास तौर से औरत का हो और वो भी पीड़ित औरत का हो, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें। तो ये थिएटर का भी ये रहा, अच्छा मौका मिला और अच्छे समय को सदुपयोग। तो अब तक जितनी यात्रा रही है बचपन से लेके अब तक की, क्या लगता है हेमलता बहन को कि कितना पाया है, क्या कुछ रह गया है, या अपनी इस यात्रा को कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत पसंद है अपनी ये यात्रा, पहली बात तो, और पाया भी बहुत कुछ है। लोगों के दिलों को पाया है मैंने, लोगों के सहयोग को पाया है। पाने की अगर आप बात करें तो हम जैसा बता रहे हैं कि बिना फंडिंग के हम काम कर रहे हैं, लोगों का जो सहयोग मिल रहा है ना इसमें, ये बहुत बड़ी देन है। और आश्रम फिर से याद आता मुझे, स्वामी जी कहते हैं, ओ जी, जो आदमी फील्ड से भूखा आएंगे और हाथ खाली लाएंगे वो आदमी कार्यकर्ता नहीं होंगे फील्ड। वो जमाना ऐसा था, कम पैसे में काम करते थे तो फील्ड में। तो आपका जो काम है ना, वो लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को जो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत अच्छा है, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी आगे क्या सोचा है आपने, क्या कुछ आगे यात्रा जारी है। अभी स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना है, उन्होंने हमारे इस मॉडल को लिया 2023 में। अच्छा। तभी तो कर पा रहे हैं हम। और उन्होंने ये 4 जगह का जिम्मा मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने कहा, आप इसको करिए, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर उनके आते हैं, पोषाहार का सहयोग है। मेरा काम है कहाँ पर पोषाहार मिलता है, कितना लाना है, कितना क्या करना है, ये सारी जिम्मेदारी जैसे मैं पहले कर रही थी, छोटे पैमाने पर कर रही थी, 40, 50, 60, उसके बाद अब सीधे 400, 500 पर आ गया। तो ये काम का उन्होंने दिया है, और ये एक सेवा का, मैं इसको धन्यवाद भी करूंगी उनका। ये एक सेवा का हमारा विषय, मैंने बार बार कहा है कि ये हम सेवा के रूप में कर रहे हैं। और इसी सेवा में वो जो लड़कियां, लड़के, या वो बच्चे, या वो बुजुर्ग जिनके साथ नहीं है कोई, उनको एक ताकत बनने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज, ईश्वर की कृपा मान रही हूँ मैं इसको, नेमत मान रही हूँ कि वास्तव में ईश्वर ने मुझे इस रास्ते में डाला। अगर वो कष्ट इसके बिना पड़ते तो मैं सिर झुकाती हूँ उन कष्टों के लिए कि ठीक है, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका भी जिन्होंने मुझे वो कष्ट दिए। अगर वो कष्ट नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, इतने अपने लोगों के साथ में काम नहीं कर रही होती। हेमलता बहन आज परिचय पहचान की मोहताज तो नहीं है उत्तराखंड में, तमाम मंचों पर आपको सम्मानित किया जाता है, कई पदों पर आप इस वक्त हैं भी, और इतना काम भी कर रही हैं। महिलाएं जो उत्तराखंड की खासतौर पर महिलाएं हैं, आपका जीवन सच में एक प्रेरणा स्रोत है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शायद किसी न किसी परेशानी की वजह से वो कदम आगे नहीं ले पाती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक वो जो घुटन भरा जीवन है उसमें रहना वो ज़्यादा पसंद करती हैं बजाय वो कदम उठाने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने एक ये भी तमगा जो है वो लगाया हुआ है कि अगर कोई महिला अपने बारे में सोचती है तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थी है। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो, स्वार्थी तो सारी दुनिया है। जो परिवार आपको विवाह करके ले जा रहा है उसका पहला स्वार्थ आपका, अगर हम पहाड़ की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा काम कूटने वाली बहू चाहिए उनको, खेत तो बड़े बड़े बोझ ला सके, उस टाइम की बता रही हूँ। आज भी जो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी वो अच्छी बहू है, जो चुपचाप रहेगी वो अच्छी बहू है, जो बिल्कुल मुंह ढके रहे तो और भी बहुत अच्छा है, और आपकी मार भी सहे और आपको कुछ भी ना कहे, आपका सम्मान करती रहे। ये तो मैंने कहा ना कि जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि चोट पहुंच रही है और उस चोट की कोई इंतहा होती है, एक समय होता है। अगर स्त्रियां इस चीज को महसूस नहीं कर रही तो जीवन भर उसी में रहेंगी, बात भी नहीं बहुत अच्छा हो पाएगा। कदम उठाना सबसे जरूरी है, लेकिन बहुत सोच समझ के, विवेक के साथ, क्योंकि समय बहुत खराब है इस वक्त। हम लोग वहां से निकले तो रुद्रप्रयाग से शायद कहीं और चले जाते,
कोई भी ले जा सकता था, बिल्कुल। लेकिन वो समय फिर भी अच्छा था, फिर भी हम सही जगह पहुंच गए। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है। दूसरा, आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आवश्यकता जब आपको होती है तो आप फिर काम करती हैं, मेहनत करती हैं, सोचती हैं, जूझती हैं, लड़ती हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक सम्मान से रहें, प्यार से रहें, जिस घर में आई हैं, जिस घर से लाई गई हैं, उस घर से भी। तो ये सम्मान तो हर स्त्री, हर लड़की का अधिकार है, हर माँ का अधिकार है। लेकिन अभी जो आज की जो स्थिति है पर्वतीय महिलाओं की, जो आज भी अपनी 2 भैंस लेके डांडे में बैठी हुई हैं, उनके लिए कौन सोच रहा है? कितने बेटे सोच रहे हैं, कितने भाई सोच रहे हैं, कितने आपके बच्चे सोच रहे हैं? वो अपनी यथावत जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो आजाद हैं, वहां खुले आसमान के नीचे है। लेकिन यहाँ जो आप संघर्ष कर रही हैं, ये तो बहुत घुटन भरा है, पॉल्यूशन के साथ है। तो इससे बाहर निकलना खुद की जिम्मेदारी है। अगर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाल रही हूँ, तो मेरी गलती है। दूसरे को उतना महसूस कहाँ होगा? लेकिन फिर भी बैलेंस शीट होती है ना, हमारे जीवन की भी एक बैलेंस शीट होती है। यदि सच में मुझे बहुत हो रहा, मैंने क्या करा, मेरा व्यवहार कैसा था, और आखिर में अगर आप मूल्यांकन करेंगी तो पाएंगी अगर आपने सच में अच्छा ही करा था, लेकिन आपके साथ ऐसा हो गया, खुश रहिए कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, और बाहर निकलिए उस परिस्थिति से और आगे बढ़िए, और कदम आपका होगा, साथ तब लोग दे पाएंगे। बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं शायद हम जिंदगी में अपनी ही उलझनों में इतना परेशान रहते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हेमलता बहन जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बावजूद दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का काम करते हैं। जल्द एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर देखिए, लिख के भेजिए, और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।